नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस टाइप की डाइट एक पैरालिसिस पेशेंट को हेल्प करती है, कैसे उसकी रिकवरी फास्ट की जा सकती है अगर सही डाइट फॉलो की जाए, और डाइट से कैसे आप दोबारा से स्ट्रोक से, ब्रेन स्ट्रोक से बच सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की, क्योंकि इस वीडियो में हम पैरालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं। पैरालिसिस को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बेसिकली पैरालिसिस के अंदर आपकी बॉडी के साथ क्या हुआ था। जब किसी को पैरालिसिस होता है तो 90% चांसेस होते हैं कि उसको पैरालिसिस हो रहा है ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, यानी ब्रेन के अंदर किसी टाइप का क्लॉट आया है, ब्रेन के अंदर किसी टाइप की ब्रेन हैमरेज हुआ कि अंदर टिश्यू के अंदर ब्लड रिलीज हुआ और वहाँ पर डैमेज हुआ। जब आपका ब्रेन का टिश्यू डैमेज हो जाता है तो ब्रेन जो काम करता था, आपकी मसल्स को कंट्रोल करना, आपके हाथ को कंट्रोल करना, आपकी स्पीच को कंट्रोल करना, ये काम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती है चलने में, आपको दिक्कत आती है हाथ उठाने में, आपको दिक्कत आती है बोलने में। मगर इस दिक्कत को जब हम रिकवरी करना शुरू करते हैं तो डाइट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। डाइट आपको हेल्प कर सकती है इस रिकवरी को फास्ट करने में, क्योंकि बॉडी को चाहिए होता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल सही जाएगा तो ही तो सही आउटपुट निकल कर बाहर आएगा। क्योंकि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी की 70% एनर्जी को कंज्यूम अकेले करता है। छोटा सा होता है मगर इतनी ज़्यादा कंजम्पशन करता है तो इसकी जो डिमांड होती है एनर्जी की बहुत ज़्यादा होती है। तो उसे फुलफ़िल करते हुए बॉडी को उसे रिपेयर करना होता है, बॉडी को नए रास्ते बनाने होते हैं। आपकी मसल्स को चलाने के लिए आपको ट्रेनिंग के लिए एनर्जी चाहिए होती है, आपको फिजियोथेरेपी के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी की डिमांड भी पूरी करनी होती है। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे कि इस तरह की डाइट आपकी आपके पैरालिसिस के पेशेंट को हेल्प कर सकती है रिकवरी को फास्ट करने में। क्योंकि मैंने आपको अभी पहले बताया कि एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो ब्रेन हो चाहे वो एक्सरसाइज हो। तो जो आपका खाना होना चाहिए वो हाई प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ब्रेन के अंदर नए साइनेप्सिस खोले जा रहे हैं, उनको यूज़ किया जा रहा है, तो प्रोटीन आपको एनर्जी तो देते ही देता है, बल्कि वो बिल्डिंग ब्लॉक की तरह भी काम करता है। वो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। तो प्रोटीन ऐसा होना चाहिए जो आपकी बॉडी में इंस्टेंटली लग जाए, बिल्कुल क्विक काम करे। तो कुछ ही प्रोटीन ऐसा होता है जिसको हम ये कंसिडर करते हैं कि बॉडी में बहुत फास्ट एक्टिंग होता है। पहला होता है आपका एग वाइट प्रोटीन जो हम कंसिडर करते हैं, उसे ये लेके चलते हैं कि बॉडी के अंदर 100% एब्जॉर्ब होने वाली चीज़ है कि आपने खाया तो ये पूरा का पूरा शरीर को लगता है, बाहर नहीं आता। और दूसरी आइटम है मिल्क, क्योंकि मिल्क के साथ भी कंसिडर किया जाता है कि ये कंप्लीट फूड होता है। इसमें प्रोटीन भी होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, इसमें फैट्स भी होता है, इसमें विटामिन भी होते हैं, इसमें मिनरल्स भी होते हैं। ये कंप्लीट फूड की तरह आपकी बॉडी की तरह वर्क करता है। तो ये दो मेन आइटम हैं जो एक पैरालिसिस पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है चीज़ों को रिकवर करने में। मगर दूध का मतलब ये नहीं है कि जो बाकी डेयरी आइटम्स होती हैं जैसे दही है, पनीर है, आपको खानी चाहिए अगर आप साई संजीवनी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो अगर आप साई संजीवनी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपने गलती से भी दही पनीर नहीं खाना। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते तो आप इन्हें खाओगे, आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। मगर आप ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हो, क्योंकि ट्रीटमेंट की जो मेडिसिन हम आपको साई संजीवनी में देते हैं वो खट्टी चीज़ों के साथ सूट नहीं करती, वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाती। तो अगर आप साई संजीवनी के पेशेंट हैं तो ये पार्ट आपके लिए नहीं है। आपने गलती से भी दही पनीर चीज़ किसी भी फॉर्म में, छाछ लस्सी, ये चीज़ें नहीं लेनी। आप क्या ले सकते हो, दूध ले सकते हो, जितना चाहो उतना दूध लो। जितना दूध आप पियोगे, जितना मिल्क इंटेक आप करोगे, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, प्रोटीन मिलेगा, ताकत मिलेगी, वो पहले से बेटर काम करेगी। मगर जब आप साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट ले रहे हो तो चीज़ें जो मैंने आपको मना की हैं आपने नहीं लेनी। अगर आप साइंस इंजीनियरिंग के पेशेंट नहीं हो तो आप ले सकते हो, ये सारी चीज़ें कंज्यूम कर सकते हो, पनीर ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, लस्सी ले सकते हो, ये आपको किसी टाइप का नुकसान नहीं पहुँचाती। अब चलते हैं, ये तो हमने जान लिया कि मिल्क एंड एग वाइट आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। मगर अगर आपने मिल्क ले भी लिया, आपने एग ले भी लिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि यह आपकी बॉडी को लगेगा, क्योंकि इसको लगने के लिए हमें चाहिए आपके मेटाबॉलिज्म। अगर एक पेशेंट का मेटाबॉलिज्म ख़राब है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेट साफ नहीं होता,
तो पेशेंट के अंदर क्या देखा जाता है कि ये जो हम प्रोटीन दे रहे होते हैं, मेडिसिन दे रहे होते हैं, वो भी सही तरीके से नहीं लग पाती, क्योंकि पैरालिसिस का पेशेंट एक जगह स्टैटिक हो जाता है, उसकी मूवमेंट खत्म हो जाती है। इस वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत अक्सर देखी जाती है। पेशेंट की बॉडी में मूवमेंट ना होने की वजह से, सेडेटरी लाइफस्टाइल होने की वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने शुरू होते हैं। और यही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ना सिर्फ फूड के साथ बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देते, वो किसी मेडिसिन जो हम देते हैं वो भी एब्जॉर्ब नहीं होने देते। तो अपने मेटाबॉलिज्म को सही रखने के लिए पेशेंट को चाहिए कि अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव करे। पैरालिसिस से रिकवर भी करना है तो भी आपको एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए होती है, और अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना है तो भी आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए होती है। तो जितने भी पेशेंट पैरालिसिस के होते हैं, इसलिए हम उनको बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि आप अपनी जो एक्सरसाइज है, जो फिजियोथेरेपी है, जो साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर्स आपको बताते हैं आपके हिसाब से, उस पर ध्यान दो। अपनी बॉडी के अंदर वो मूवमेंट्स लाते रहो जिससे आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहे और आपकी मसल्स में भी स्ट्रेंथ बनी रहे। क्योंकि जब हम पैरालिसिस का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, ब्रेन स्ट्रोक का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं साइंस इंजीनियरिंग, वो कभी भी आपकी मसल्स का नहीं होता, क्योंकि आपकी मसल्स में कोई भी डिफेक्ट नहीं आया। आपकी मसल्स पहले भी ठीक थी, अभी भी ठीक हैं, बस फ़र्क ये आया है कि आपका ब्रेन अब उनको कंट्रोल नहीं करता। तो जब तक ब्रेन उसे दोबारा से कनेक्टिविटी नहीं बिठाता, तब तक आपकी मसल्स में पावर नहीं आ पाएगी, मसल्स नहीं चल पाएगी, मसल्स नहीं मूव कर पाएंगी। कनेक्टिविटी लाने के लिए, दोबारा से वहाँ पर उसे कंट्रोल लाने के लिए आपको एक वर्क करना पड़ता है अपने ब्रेन पे, और वही काम हम करते हैं साइंस इंजीनियरिंग में कि वो कनेक्टिविटी लाने के लिए आपको हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर डाइट एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, वो है पेशेंट को बचाना दोबारा स्ट्रोक से, दोबारा पैरालिसिस से। क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट के अंदर हमें एक दिक्कत और देखते हैं कि पेशेंट को अगर एक बार पैरालिसिस हुआ है तो उसको ज़िंदगी में दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी ये जो दोबारा होने की जो संभावना है उसको कम कर सकते हैं खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान देके। इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है और समझना पड़ता है कि आपको पैरालिसिस किस वजह से हुआ था, क्योंकि पेशेंट के अंदर पैरालिसिस गिने चुने कारणों से होता है। ये तो क्लॉट आया हुआ, और क्लॉट आता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से। तो अगर कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है तो वो भी मेडिसिन के साथ साथ आप डाइट से भी कर सकते हो। वहीं पर अगर पेशेंट के अंदर ब्रेन हैमरेज हुआ है तो ब्रेन हैमरेज होता है बीपी की बढ़ने की वजह से। तो बीपी को कंट्रोल कर आप दोबारा से ब्रेन हैमरेज की जो संभावना है उसको कम कर सकते हो। तो दोनों ही चीज़ों के अंदर, चाहे क्लॉट हो चाहे वो ब्रेन हैमरेज हो, डाइट का रोल बढ़ जाता है। मेडिसिन आप ले रहे हैं, आपके लेवल कंट्रोल में है, मगर अगर आप सही तरीके से डाइट लेते हैं, एक अच्छी डाइट लेते हैं, तो आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं पहले उन पेशेंट की तरफ जिनके अंदर पैरालिसिस हुआ है क्लॉट की वजह से। तो जो क्लॉट है वो अक्सर बना, मैंने आपको पहले बताया कि कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ की वजह से। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो मीठा छोड़ना पड़ता है वो पार्ट होता है पैरालिसिस ट्रीटमेंट के डाइट के अंदर, कि आपने शुगर लेवल्स अपने बढ़ने नहीं देने। जिन पेशेंट के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से दिक्कत हुई है, उन पेशेंट को अपने कोलेस्ट्रॉल पे काम करना पड़ता है। मेडिसिन ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप तला हुआ खा लेंगे या बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड ले लेंगे। आपको इन चीज़ों से बचना पड़ता है, ऑयल वाली चीज़ों से बचना पड़ता है, डीप फ्राइड चीज़ों से बचना पड़ता है, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लेना पड़ता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। अगर आप डायबिटिक हो, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए हैं, तो अपने खाने के अंदर कोई भी चीज़ जो मीठी है उसको निकाल दो, चाहे वो शहद ही क्यों ना हो, चाहे वो फ्रूट्स ही क्यों ना हो। कोई भी चीज़ जो मीठी लग रही है वो शुगर लेवल्स आपके बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अगर कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपका बढ़ रहा है तो आपको अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली चीज़ें, जैसे आपका ऑयल है, उसे अवॉइड करना होता है। कोशिश करो कि चीज़ें जो हों बेक्ड हों, कम से कम तेल में बनी हुई हों, मक्खन का यूज़ कम करो, घी का तेल कम करो, ऑयल का यूज़ कम करो, क्योंकि ये छोटी छोटी जो चेंजेस होते हैं ये आपको दोबारा से पैरालिसिस होने से बचा सकते हैं। इसी तरह से हम चलते हैं ब्रेन हैमरेज जैसे केसेस में, जहाँ पर जो पैरालिसिस हुआ है वो हाई बीपी की वजह से हुआ है। और हाई बीपी के पीछे सबसे बड़ा कॉज होता है वो है खाने के अंदर खूब सारे नमक का यूज़। लोग भुजिया बहुत खाते हैं, मिर्च मसाले बहुत खाते हैं, चीज़ों के ऊपर बुरक के खाते हैं, अचार का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, चटनियाँ बहुत खाते हैं। जब आप अचार, चटनियाँ, नमक बहुत ज़्यादा इंटेक करते हो तो आपका बीपी बढ़ा रहता है, और ये बीपी दोबारा से कारण बन सकता है आपके ब्रेन हैमरेज का। तो खाने पीने के अंदर आपको नमक जैसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए अगर आपका बीपी हाई बना रहता है। बीपी और शुगर की मॉनिटरिंग डेली बेसिस पर करनी चाहिए एक पैरालिसिस के पेशेंट को, और अपना कम से कम 3 महीने में एक बार ज़रूर अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं और उसे कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। जो मेडिसिन आपको दी जाती है डॉक्टर्स की तरफ से इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए, वो
आपको हेल्प करती है आपके दोबारा से पैरालिसिस में फंसने से, दोबारा से स्ट्रोक ना पड़े, इस वजह से ही मेडिसिन दी जाती है। मैं जानता हूँ पैरालिसिस के जितने भी पेशेंट होते हैं, अगर वो अपना प्रिस्क्रिप्शन निकालेंगे तो उनको बस यही मेडिसिन मिलती है, या तो बीपी की होगी, शुगर की होगी, कोलेस्ट्रॉल की होगी, या मल्टीविटामिन चल रहे होंगे। ये इसलिए होता है कि आपको दोबारा ना हो, मगर ये आपकी हेल्प नहीं करती रिकवरी करने में। एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर दिक्कत ब्रेन की हुई थी, कोलेस्ट्रॉल की नहीं है। अब ब्रेन को रिकवर करना है तो मेडिसिन आपकी ब्रेन की ही चलनी चाहिए, जो ब्रेन की जो सेल्स हैं उसको हेल्प करे रिकवर करने में। मगर ऐसी मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन में ना होने की वजह से पैरालिसिस के पेशेंट बहुत लंबे टाइम तक देखते हैं कि वो ठीक नहीं हो पा रहे। वहीं पर जब साइंस संजीवनी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, साइंस संजीवनी का ट्रीटमेंट आपके ब्रेन में होने की वजह से, जहाँ पर दिक्कत हुई है वहाँ पर होने की वजह से जो रिजल्ट्स हैं आपको फास्ट देखने को मिलते हैं। इन रिजल्ट्स के बारे में आप और जान सकते हो साइंस संजीवनी की वेबसाइट पर जाकर, sciencesanjeevani.com पर जाकर। आपको और जो पेशेंट्स होते हैं पैरालिसिस के, आप हमारे चैनल्स पर जाकर और पेशेंट्स की वीडियोस को भी देख सकते हो, कैसे एक्सरसाइज की जाती है, कैसे फिजियोथेरेपी करवाई जाती है, कैसे साइंस संजीवनी पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर चेंजेस लेकर आता है। ये सब कुछ आप देख सकते हो खुद विजिट कर। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में हम छोड़ रहे हैं, जहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ इस डाइट की इंपॉर्टेंस और डाइट क्यों ज़रूरी है एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए और क्या डाइट होनी चाहिए उसका आइडिया आपको हो गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साइंस संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हो। आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हो। आप हमारी साइट sciencesanjeevani.com पर जाकर एक छोटा सा फॉर्म होता है, उसे फिलअप कर आप अपनी दिक्कत को हमें बता सकते हो। एक बार डॉक्टर से देख लेता है, समझ लेता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको पैरालिसिस का, ब्रेन स्ट्रोक का ट्रीटमेंट आगे समझाया जाता है। फिर भी आपके माइंड में कुछ भी रह गया हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप हमसे पूछ भी सकते हैं। इसी के साथ मुझे चलने